द सरफेस केमिस्ट्री टॉपिक हम 2 कंप्लीट सेक्शंस पूरे कर चुके हैं जी, एडजॉर्प्शन और उसके बाद किए थे कैटालिसिस। हमारा टॉपिक चल रहा था कोलॉइडल सॉल्यूशंस। कोलॉइडल सॉल्यूशंस के अंदर हमने क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स की 2 कैटेगरीज कर ली थी। पहली कैटेगरी करी थी ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल स्टेट्स, उनको हम अलग अलग तरह से नाम देते थे, किसी का नाम था एमल्शन, किसी का जेल एंड सो ऑन। फिर हमने नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ क्लासिफिकेशन करी थी on the basis of their attractive forces, a very important category called as lyophilic colloids and lyophobic colloids। ठीक है जी, तो हमारी तीसरी तरह की क्लासिफिकेशन ऑफ colloids कंटिन्यू करते हैं। That is the classification of colloids on the basis of types of dispersed phase particles। जो डीपी पार्टिकल्स होते हैं यानी जो सोल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो किस तरह के होते हैं उनके बेसिस के ऊपर 3 तरह के इंपॉर्टेंट कोलॉइड्स होते हैं जी। ठीक है जी, एक का नाम होता है मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स, दूसरे का नाम होता है मैक्रोमॉलिक्यूलर कोलॉइड्स और तीसरे का नाम होता है एसोसिएटेड कोलॉइड्स। ये 3 तरह के कोलॉइडल सॉल्यूशंस होते हैं ऑन द बेसिस क्या कि भैया उनके जो डीपी पार्टिकल्स हैं उनकी नेचर कैसी है, कैसे से है वो। ठीक है जी, और ये काफी हद तक नाम से क्लियर है, कोई मुश्किल चीज नहीं, नाम से क्लियर है। मल्टी मॉलिक्यूलर, एसोसिएटेड एंड मैक्रोमॉलिक्यूलर। अच्छा, नॉर्मली जो हमारे कोलॉइडल पार्टिकल्स होते हैं उनका जो साइज रेंज होता है डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स का, आपको याद होगा, याद ना जी, जो इनके डीपी पार्टिकल्स होते हैं, इन डीपी पार्टिकल्स का जो साइज रेंज होता है, डीपी का साइज रेंज क्या होता है, 1 से लेके 1000 नैनोमीटर्स के बीच में। बिल्कुल सही, 1 से 1000 नैनोमीटर्स के बीच में डिस्पर्स्ड फेज या सोल्यूट पार्टिकल्स का साइज होना चाहिए। अच्छा, थोड़ी सी बात ऐसे डिस्कस करते हैं कि नॉर्मली जो एक एटम या एक मॉलिक्यूल का साइज होता है नॉर्मली वो इससे छोटा होता है नॉर्मली। दोबारा, अच्छा आपको पता है आंगस्ट्रॉम नाम का एक यूनिट होता है, 1 आंगस्ट्रॉम इज हाउ मेनी मीटर्स, 10⁻⁻10 मीटर्स। अच्छा, अगर मैं 1 आंगस्ट्रॉम को नैनोमीटर्स में एक्सप्रेस करना चाहूं तो कितना हुआ, रेज योर हैंड्स, रेज योर हैंड्स, रेज योर हैंड्स। 1 आंगस्ट्रॉम को अगर आई हैव टू एक्सप्रेस इन नैनोमीटर्स तो क्या होगी वैल्यू, रेज योर हैंड्स। हाँ जी दीक्षा, 1/10, बिल्कुल सही, यानी 0.1 ऐसे बोल सकते हैं जी। वेरी गुड, हम कह सकते हैं जी 1 आंगस्ट्रॉम जो होता है वो 0.1 नैनोमीटर्स के आसपास का होता है, तो इस रेंज से छोटा हो गया, 1 से तो छोटा ही हुआ ना जी। 0.1 नैनोमीटर इज लेस देन व्हाट, 1 नैनोमीटर। मैं आपको सिर्फ दिमाग में कुछ इंसर्ट कर रहा हूं समझा के। आंगस्ट्रॉम जो यूनिट बना था वो बना ही साइज ऑफ एटम या साइज ऑफ मॉलिक्यूल के लिए था, वहीं से हिंट मिल गया कि वो इस रेंज से छोटा है। समझ गया जी। तो जो नॉर्मली एक एटम या एक मॉलिक्यूल का साइज होता है वो इस रेंज से छोटा है। तो भैया अगर कोई पार्टिकल एक एटम या एक मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो वो इस रेंज में लाई नहीं करता, तो फिर वो कोलॉइडल सॉल्यूशन नहीं बन सकता, वो इससे छोटा होता है, सो नॉर्मली वो ट्रू सॉल्यूशन होता है। तो अगर आप चाहते हो कि वो कोलॉइडल सॉल्यूशन की फॉर्म में एग्जिस्ट करे तो उसके मॉलिक्यूल को अपना साइज इस रेंज में लाना पड़ेगा। अब वो 2 तरह से हो सकता है, या तो वो मॉलिक्यूल जुड़ जाए और पार्टिकल बन जाए, सिंपल। हमारा डिस्पर्स्ड फेज का पार्टिकल हो सकता है एक ही मॉलिक्यूल हो सकता है बहुत सारे मॉलिक्यूल्स कंबाइंड हो। अगर नॉर्मल मॉलिक्यूल की बात करें तो नॉर्मल मॉलिक्यूल का साइज क्योंकि इस रेंज से छोटा होता है तो नॉर्मल कोलॉइडल सॉल्यूशंस में क्या होता है, फिर जो कोलॉइडल पार्टिकल होता है वो एक मॉलिक्यूल का नहीं होता, वो बहुत सारे मॉलिक्यूल जुड़ के बनते हैं। अब जब वो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जुड़ेंगे तो मल्टी मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, मल्टी मॉलिक्यूल्स। जुड़ेंगे तो हम उसको एसोसिएटेड भी बोल सकते हैं, जुड़ रहे हैं, समझ गए। तो ये फर्स्ट कैटेगरी एंड ये लास्ट कैटेगरी जुड़ के बनती है क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स का नॉर्मल साइज कोलॉइडल रेंज से छोटा होता है। अब जुड़ने की कंडीशंस कैसी हैं उसके हिसाब से या तो मल्टी मॉलिक्यूलर होता है या एसोसिएटेड। और हम अभी रिसेंटली एक चैप्टर करके आए थे पॉलीमर्स, उनको हमने बोला ही था लार्ज मॉलिक्यूल्स। वो नॉर्मल मॉलिक्यूल्स होते ही नहीं, वो क्या होते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल्स। उनका लार्ज मॉलिक्यूल नॉर्मल मॉलिक्यूल से बड़ा होता है और वो लार्ज मॉलिक्यूल का साइज ऑटोमेटिकली एक ही मॉलिक्यूल का किसमें आ जाता है, कोलॉइडल रेंज। उसको बोलते हैं क्या, मैक्रोमॉलिक्यूलर।
अभी तीनों के नाम क्लियर हो गए जी, सिंपल। तो बस अंडरस्टैंड करना कि कीवर्ड्स क्या है, बट अल्टीमेटली कॉन्सेप्ट बैठ गया। कोलॉइड बनाना है तो डिस्पर्स्ड फेज यानी सोल्यूट के पार्टिकल्स का साइज इस रेंज में लाना है, और बनेंगे तो वो कोई ना कोई मॉलिक्यूल से ही। तो अगर मॉलिक्यूल ऑलरेडी इस रेंज में है, जो कि नॉर्मली नहीं होता, कम होता है ऐसा इस रेंज में मॉलिक्यूल का साइज, क्योंकि मॉलिक्यूल के हिसाब से ये रेंज बड़ी है, मॉलिक्यूल के साइज के हिसाब से ये रेंज की डायमेंशंस बड़ी हैं। बट फिर भी कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स इस रेंज में अगर आ जाते हैं तो वो बहुत बड़े मॉलिक्यूल हैं, तो उनका नाम क्या है? मैक्रो मॉलिक्यूल। और जो नॉर्मल मॉलिक्यूल्स हैं वो इस रेंज से छोटे हैं, अगर उन्होंने कोलॉइड की तरह एग्जिस्ट करना है तो उनको ग्रुप बनाने पड़ेंगे, जुड़ना पड़ेगा, एसोसिएट होना पड़ेगा, जिससे फिर जो पार्टिकल होगा वो सिंगल मॉलिक्यूल नहीं होगा, मल्टी मॉलिक्यूलर बन जाएगा। बस ये क्लैरिटी आ गई जी। अब एक बार मेरे साथ समझना मेन कीवर्ड्स हैं क्या जी। लो देख लो, मल्टी मॉलिक्यूलर में क्या कह रहा है? लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम्स क्या करते हैं? एग्रीगेट। एग्रीगेट का मतलब क्या हो गया? कमिंग टुगेदर। कमिंग टुगेदर को बोलते हैं क्या? एग्रीगेशन, इकट्ठे हो जाना। एग्रीगेट टुगेदर टू फॉर्म स्पीशीज हैविंग साइज इन विच रेंज? कोलॉइडल रेंज। सिंपल, नाम से क्लियर हो गया जी। एक मॉलिक्यूल क्योंकि रेंज से साइज छोटा रख रहा था, तो उसमें एक मॉलिक्यूल या एक एटम कोलॉइडल पार्टिकल बनने के बजाय वो एटम या मॉलिक्यूल आपस में जुड़ के अपना जुड़े हुए पार्टिकल का साइज कोलॉइडल रेंज में पहुंचा लेते हैं, और उससे बनता है मल्टी मॉलिक्यूलर। नाम इसका मल्टी मॉलिक्यूलर रखते हैं, कई बार इसमें चीज जो होती है वो एटॉमिक फॉर्म में ही होती है, तो जुड़ने वाले एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी। एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल इसके दो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। पहला है गोल्ड सॉल। पहला क्या है बेटा? गोल्ड सॉल। सॉल समझते हो? सॉल मतलब सॉलिड एंड लिक्विड। गोल्ड सॉलिड है, लिक्विड में डिसॉल्व है, लिक्विड बताया नहीं तो पक्का क्या होगा? पानी। नॉर्मली मेजॉरिटी टाइम सॉल्स में जो डिस्पर्जन मीडियम होता है वो क्या होता है? वाटर। तो ठीक है, जो ये गोल्ड सॉल है इसमें गोल्ड के एटम्स डिस्पर्स्ड होते हैं, किसमें? वाटर में। तो इसमें गोल्ड के एटम्स कंबाइन करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी गोल्ड एटम्स। कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी गोल्ड एटम्स, बहुत सारे गोल्ड के एटम्स कंबाइन कर जाते हैं। ओके सर। फिर होता है एक सल्फर सॉल। सल्फर सॉल जो मेटल्स हैं वो मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में तो एग्जिस्ट नहीं करते, एटम्स थे, एटम्स जुड़ गए, ऐसा हो गया सल्फर सॉल। सल्फर एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूल इन द फॉर्म ऑफ S8 मॉलिक्यूल्स। तो इसमें S8 मैनी S8 मॉलिक्यूल्स कंबाइंड टुगेदर, मैनी S8 मॉलिक्यूल्स कंबाइन। तो बस ये दोनों में एक एक एग्जांपल दे दिया, जिसमें एक में दिखा दिया कि एटम्स का कॉम्बिनेशन हो रहा है, एक में दिखा दिया मॉलिक्यूल्स का कॉम्बिनेशन हो रहा है, बट नाम इनका फिर भी क्या रखा? मल्टी एटॉमिक या मल्टी मॉलिक्यूलर? मल्टी मॉलिक्यूलर। ठीक है, नाम इसका मल्टी मॉलिक्यूलर ही रखा है जी, वो एक ही बात है जी। तो कोई खास बात नहीं जी, नाम से क्लियर लग गया जी। कोलॉइडल पार्टिकल्स जो डीपी पार्टिकल्स थे वो जुड़ के बने हैं, किससे? मॉलिक्यूल से। फिर आ गया जी मैक्रो मॉलिक्यूलर, ये भी नाम से क्लियर है जी। देखो, मैक्रो मतलब बड़ा के छोटा? बड़ा। कितना बड़ा? इस रेंज जितना बड़ा। कह रहा है साइज ऑफ द मॉलिक्यूल लाइज इन कोलॉइडल रेंज। मॉलिक्यूल का साइज किस में लाई करता है? कोलॉइडल रेंज। कोई टेंशन ही नहीं, कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं, एक मॉलिक्यूल ही काफी है। ओके। और ये वाले मैक्रो मॉलिक्यूलर की अपनी एक स्पेशल बात है कि ये क्वाइट स्टेबल होते हैं और रिजेंबल करते हैं ट्रू सॉल्यूशन इन रिस्पेक्ट्स, मैनी रिस्पेक्ट्स। अभी बस याद करने वाला एक फैक्टर है कि जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स का कोलॉइडल सॉल्यूशन बनता है, होता तो वो कोलॉइडल है, लेकिन उसके अंदर प्रॉपर्टीज काफी हद तक ट्रू सॉल्यूशंस जैसी ही होती हैं। तो ये एक फैक्चुअल बात है, ठीक है जी। और काफी अच्छे स्टेबल होते हैं, एग्जांपल से समझ आएगा। मैक्रोमोलिकुलर बोलते ही ना मेरे दिमाग में पॉलीमर्स आने शुरू हो गए। क्या दिमाग में आए? पॉलीमर्स। पॉलीमर्स आते ही नेचुरल बायोमोलिक्यूल्स, स्टार्च, सेल्यूलोज, वो आने शुरू हो गए। तो ठीक है जी, एग्जांपल्स भी वही हैं जी। क्या? स्टार्च, सेल्यूलोज, प्रोटीन्स, एंजाइम्स, ये सारे कौन है जी? नेचुरल वाले। अच्छा, मैनमेड भी हैं? हाँ, मैनमेड पॉलीमर्स, नायलॉन, पॉलिएस्टर, पॉलीस्टाइरीन, सिंथेटिक रबर एंड सो ऑन। जितने भी हमने पॉलीमर्स पढ़े हैं उनके मॉलिक्यूल्स मैक्रोमोलिकुलर होते हैं और वो कोलॉइडल रेंज में लाई करते हैं, और वो ऑटोमेटिकली मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइडल सॉल्यूशंस बन जाते हैं। दैट्स इट। मतलब कुछ नया नहीं है बेटा, बस उसी चीज को घुमा घुमा के बोली जा रहे हैं, नथिंग एल्स। बस एक बार डिस्कस करना जरूरी है। मैक्रोमोलिकुलर के बाद तीसरी तरह के क्लोराइड्स जो थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं वो ये हैं जी। क्या? एसोसिएटेड क्लोराइड्स। पहली बार में लगता है सर यहाँ पे भी जोड़ा, फिर जोड़ रहे हो, फिर दो क्यों बना रहे हो? बने हुए हैं तो हम समझते हैं क्यों बना रहे हैं। तो मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स में जब एग्रीगेशन होती है
जब वो एग्रीगेट टुगेदर करते हैं तो कोई कंडीशन नहीं है, बस जुड़ जाते हैं, नो स्पेशल कंडीशन, इनके लिए कोई स्पेशल कंडीशन नहीं थी। ठीक है जी, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स में मॉलिक्यूल या एटम्स के जुड़ने की कोई स्पेशल कंडीशन नहीं थी। ऐसे वाले कोलॉइडल सॉल्यूशंस जो जुड़ते किसी पर्टिकुलर कंडीशन में हैं तो उनको थोड़ा अलग से नाम देते हैं, दे आर कॉल्ड एज व्हाट, एसोसिएटेड कोलॉइड्स। जुड़ना इसमें भी है, जुड़ना इसमें भी है, बट ये कंडीशनल जुड़ते हैं, कंडीशन फुलफिल होगी तो जुड़ेंगे, इसमें कोई कंडीशन है ही नहीं, बस जुड़ जाएंगे। अब ये जो कंडीशनली जुड़ेंगे इनको फिर इनसे अलग रखना चाहते हैं, जुड़ के ये भी बने, जुड़ के ये भी, ये बिना कंडीशन के, ये कंडीशनली, तो इसको अलग नाम दे दिया, क्या, एसोसिएटेड कोलॉइड्स। फिर क्या कंडीशन है, क्या करना पड़ता है, देखते हैं। कह रहे जी पहली इंपॉर्टेंट बात, अगर इनकी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, सुन लो, ये तो जुड़ के कोलॉइड बन जाएंगे, जुड़ेंगे ही, कोई कंडीशन है ही नहीं, ये कंडीशन के ऊपर जाके ही बनेंगे। अगर कंडीशन पूरी ना करो तो फिर कोलॉइड नहीं बनेंगे, फिर जुड़ेंगे नहीं, जुड़ेंगे नहीं तो अलग रहेंगे, अलग रहेंगे तो छोटे साइज के रहेंगे, छोटे साइज के रहेंगे तो ट्रू सॉल्यूशन की तरह बिहेव करेंगे। उस कंडीशन से पहले ट्रू सॉल्यूशन है, उस कंडीशन के बाद एसोसिएट होते हैं और फिर बन जाते हैं एसोसिएटेड कोलॉइड्स। समझ गए जी बात, पढ़ना जरा। Substances which at low concentrations behave as what, normal strong electrolytes। अब यहां पे इंपॉर्टेंट बात, behave as normal strong electrolytes, ब्रैकेट में true solutions, ऐसे बोलना जरूरी है, समझो। इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं आयंस, जो पानी में टूट के क्या बन जाए, आयंस, सब दूर दूर हो जाएं, अलग हो जाएं और वो छोटे पार्टिकल्स बन जाएं और वो ट्रू सॉल्यूशंस की तरह बिहेव करें। ऐसे कोलॉइडल सॉल्यूशन जो कहने को कोलॉइड है बट लोअर कॉन्सेंट्रेशन पे कोलॉइड नहीं बनते, लोअर कॉन्सेंट्रेशन पे वो नॉर्मल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स या ट्रू सॉल्यूशंस की तरह बिहेव करते हैं, बट कंडीशन आ गई, बट एट क्या, हायर कंसेंट्रेशन, यानी कंडीशन है क्या, हायर कंसेंट्रेशन, एग्जिबिट कोलॉइडल बिहेवियर। इनकी एसोसिएशन की या एग्रीगेशन की कोई कंडीशन नहीं है, ये लो हाई कंसेंट्रेशन शब्द में जुड़ते हैं, ये लो कंसेंट्रेशन पे नहीं जुड़ते, हाई कंसेंट्रेशन पे कोलॉइड बनते हैं। और वो हाई कंसेंट्रेशन कितनी हाई बता देते हैं जी, उसके लिए एक पर्टिकुलर लेवल होगा, उससे ऊपर जाना होगा। वो जो हर एक के लिए एक लेवल होगा जो मिनिमम होगा उसका नाम होगा क्रिटिकल मिसल कॉन्सेंट्रेशन, CMC बताते हैं जी। ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एग्रीगेट, देखो वर्ड तो यहां भी एग्रीगेट ही आया, यहां भी क्या था, एग्रीगेट, बस यहां कंडीशन नहीं थी, यहां हायर कंसेंट्रेशन की कंडीशन है। ओके, और वो जो एग्रीगेट बनते हैं फिर उनका नाम क्या होता है जी, वेरी इंपॉर्टेंट पढ़ना जी, मिसल्स। मिसाइल नहीं है, क्या है जी, मिसल्स, मिसल्स बन जाते हैं। तो सुना हुआ है जी मिसल्स, तो ठीक है, सुना कि नहीं सुना, कहां सुना था, सोप्स में, बिल्कुल सही, किसमें सुना था, सोप्स में। ठीक है जी, सोप्स कौन से चैप्टर में था, अच्छा आप मेरी 11th-12th की बात कर रहे हो, मैं तो पीछे 9th-10th की बात कर रहा था। 9th-10th में सर वो कोविड टाइम था उसमें चैप्टर बड़े सारे कट गए थे, उसमें एक चैप्टर था कार्बन एंड कंपाउंड, उसका सर एंडिंग पोर्शन था सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, वो तो सर आना ही नहीं था बोर्ड में, बट मैंने तो कराया था भाई, आप लोगों को चालाक ना बनो, जनवरी में क्लासेस लगाई थी तब कराया था, दिखाऊं कॉपियां, लिखाया हुआ सारा कुछ, वही सारा रिपीट होएगा। आनंद बैच वालों, कुछ नहीं आनंद का काम करते आप, ठीक है जी चलो जी, मिसेल्स क्या होते हैं हम बात करेंगे उसकी जी। नो मेन इंपॉर्टेंट बात, जब वो जुड़ जाते हैं, जुड़ के कोलॉइडल रेंज में आ जाते हैं, वो जुड़ी हुई फॉर्म का नाम है क्या, मिसेल, मिसेल बन जाती है। मिसेल एक कॉन्सेंट्रेशन से ऊपर बनती है, जिससे ऊपर बनती है उस मिनिमम वैल्यू का नाम है क्रिटिकल वैल्यू, तो पूरा नाम क्या हो गया, CMC, क्रिटिकल मिसेल कंसेंट्रेशन, ओनली अबव अ पर्टिकुलर टेम्परेचर ऑल्सो। अब ये भी इंपॉर्टेंट है जी, ये जो मिसेल बनती है क्या बनती है, अबव CMC और अबव क्राफ्ट टेम्परेचर, ठीक है, अबव क्या, क्राफ्ट टेम्परेचर। दो कंडीशन है, इस टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर हो और CMC से ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन हो। जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं फिर ये पार्टिकल्स एग्रीगेट करते हैं और एग्रीगेट करके मिसेल्स बनते हैं और कोलॉइड अचीव होता है। ऐसे कोलॉइड्स का नाम है एसोसिएटेड कोलॉइड्स। दिमाग में क्लियर हो गया, जुड़ना यहां भी था, जुड़ना यहां भी है, बस थोड़ा सा फर्क है जी, ये अनकंडीशनल है, ये कंडीशनल है। कंडीशन क्या है, CMC एंड TK। CMC क्या है, क्रिटिकल मिसल कॉन्सेंट्रेशन, TK क्या है, क्राफ्ट टेम्परेचर। डिफाइन, अगर कोई क्या डिफाइन क्राफ्ट टेम्परेचर, the temperature above which missile is formed is called as what, craft temperature. The concentration above which
missile is formed is called as CMC, critical missile concentration. जैसे एग्जांपल्स इनके, जैसे इनके एग्जांपल्स करे थे गोल्ड, सल्फर, इनके करे नेचुरल या मैनमेड पॉलीमर्स। इनके बेस्ट एग्जांपल है जी सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, वो बेस्ट एग्जांपल है। और आपकी नॉलेज के लिए जो सोप्स एंड डिटर्जेंट्स का नॉर्मली CMC होता है, जस्ट एक आइडिया दें, ठीक है जी, इसका एक CMC जो होता है वो अराउंड 10⁻³ to 10⁻⁴ मोल्स पर लीटर होता है फॉर सोप्स। CMC की एक एग्जांपल है जी 10⁻³ से 10⁻⁴ मोलर फॉर सोप सॉल्यूशंस। इस रेंज में सोप सॉल्यूशंस की क्या होती है, CMC होती है जी। मतलब अगर मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखूं, मतलब 3 4 बोलने की आदत है, बोलना तो उल्टा चाहिए था। 10⁻⁻⁴ से 10⁻⁻3 वो एक रेंज है, इसके आसपास की CMC होती है सोप सॉल्यूशन की। और जब मिसाइल बनते हैं उनके अंदर अराउंड 100 मॉलिक्यूल्स कंबाइन कर जाते हैं, कंबाइन 100 या 100 से ज्यादा मॉलिक्यूल आपस में जुड़ के फिर मिसाइल बनती है जी, ठीक है। 100 तक के मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं, इतने सारे मॉलिक्यूल जुड़ते हैं, फिर कोलॉइडल रेंज में एक पार्टिकल बनता है, उसका नाम होता है क्या, मिसाइल। एसोसिएटेड क्लोराइड बोल दो, आगे से मैं कह सकता हूं जी एसोसिएटेड क्लोराइड्स का ही दूसरा नाम क्या है, मिसाइल्स। मिसाइल बनना ही तो क्लोराइड बनना है ना जी, एसोसिएटेड क्लोराइड्स का दूसरा नाम क्या है, मिसाइल्स। अभी जो हमने कहा जी मिसाइल फॉर्मेशन सॉप सॉल्यूशन हमने पहले सुनी हुई है, एक बार दोबारा बात करते हैं, डिस्कस कर लेते हैं जी कैसे बनती है मिसाइल। चलो जी, मिसाइल कैसे बनती है सर, ठीक है। अगर मैकेनिज्म ऑफ मिसाइल फॉर्मेशन करें तो उसमें सर एक एग्जांपल लेते हैं जी, एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल, कंसिडर अ सोप। अच्छा सोप क्या होता है, लाइक, हाँ शाबाश, ऐसे नहीं, एक हिंदी अद्धा कोने बोलता, अद्धा कोने पूरा बोलो, एक बंदा एक ही गल बनी। हाँ बता, बिल्कुल सही, सोडियम लॉरेल सल्फेट, बेसिकली सोडियम पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स, उनको क्या बोलते हैं, सोप्स। कंसीडर अ सोप लाइक C17H35 COO माइनस Na+, सपोज ये मान लो जी, ठीक है जी। चलो ये सोडियम स्टीयरेट ले लो जी, ठीक है जी, क्या जी, सोडियम स्टीयरेट ले लो। अब इसको हमने रिप्रेजेंट करा सर क्या, इसको बोल दिया RCOO नेगेटिव Na पॉजिटिव, ठीक है जी। अब इसमें हमने क्या कहा, हमने क्या देखा जी, इस मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट ऐसे किया सर, ऐसे दिखा दिया जी, इन वाटर आफ्टर आयनाइजेशन। अगर इसको हमने वाटर में डाल दिया तो आयंस फॉर्म हो जाएंगे, Na अलग हो जाएगा। आफ्टर आयनाइजेशन आपको ऐसे नजर आएगा, ऐसे ही आएगा ना, Na+ अलग हो गया। अब इसके अंदर हमें जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है क्या सर, इसमें ये सारा जो लॉन्ग चेन आ रहा है जी, लॉन्ग चेन R पार्ट, ये हमारा होता है हाइड्रोफोबिक पार्ट। हाइड्रोफोबिक पार्ट बेसिकली मैं चाहूं तो इसको नॉन पोलर पार्ट भी बोल सकता हूं, क्या जी, नॉन पोलर पार्ट। और एज द डायग्राम इट इज कंसिडर्ड एज टेल पार्ट, क्या है ये, टेल। इतनी लंबी पूंछ है जी, टेल टाइप है जी, ये हाइड्रोफोबिक है, नॉन पोलर है, हाइड्रोकार्बन पार्ट है जी, कुछ भी बोल दो। आर होता क्या है, हाइड्रोकार्बन पार्ट। और इसमें जो COO माइनस वाला पार्ट है, ये है क्या सर, पहली बात तो ये आयोनिक पोर्शन है, आयोनिक पार्ट which is definitely क्या, हाइड्रोफिलिक पार्ट। ठीक है जी, आयनिक पार्ट है, हाइड्रोफिलिक पार्ट है, आयनिक पार्ट हुआ, हाइड्रोफिलिक पार्ट हुआ, पोलर पार्ट, और कॉल्ड एज हेड, हेड बोल दो जी, हेड एंड टेल हो गया। सो पोलर पार्ट वाला हेड है वो हाइड्रोफिलिक है, हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग, ठीक है जी, वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखना यह है कि ये एक डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल है, ये अकेला बैठा है, ठीक है जी।
इसकी पानी से अच्छी खासी अट्रैक्शन है, हाइड्रोफिलिक पार्ट के कारण पानी में मिक्स होना चाहता है, ठीक है। अब लेकिन अकेला अगर ये पार्टिकल होगा, अगर आर लॉन्ग चेन भी है तो भी ये कोलॉइडल रेंज में नहीं आ रहा, इसका साइज 1 से 1000 नैनोमीटर्स में नहीं आ रहा। अगर इसको 1 से 1000 नैनोमीटर्स तक पहुंचना है तो अपनी सारी बहुत सारी चीजों को आपस में एग्रीगेट कराना है, कंबाइन टुगेदर कराना है, इकट्ठा होना है। ऐसा तब होता है अगर कॉन्सेंट्रेशन एक लेवल से ऊपर हो, टेम्परेचर एक लेवल से ऊपर हो। किससे कॉन्सेंट्रेशन ऊपर होनी चाहिए? सीएमसी। टेम्परेचर किससे ऊपर होना चाहिए? क्राफ्ट टेम्परेचर। ऐसा होना चाहिए। आफ्टर कंडीशन इज सेटिस्फाइड, लेट्स से अबव केटी एंड सीएमसी, जब वो कंडीशन सेटिस्फाई कर देगा जी, जब क्राफ्ट टेम्परेचर से ऊपर आ जाएगा और सीएमसी से ऊपर कंसंट्रेशन हो जाएगी, फिर कहते हैं जी ऐसे नजर आता है ऐसे नजर आया करता है। कौन है भाई? ठीक है जी, बहुत सारे आर पार्ट्स आपस में क्या होगी? एग्रीगेट होगी, टेल्स स्टार्ट कमिंग क्लोज टुगेदर। लो जी, ये बन गया सर हमारा क्या? मिसल। ये बन गया सर मिसल, ठीक है जी, दिस इज मिसल। मैंने तो थोड़े से आर पार्ट्स को पास दिखाया, मैंने कहा था अप टू 100 मॉलिक्यूल्स तक क्या हो जाते हैं? कंबाइन। अब ये होता कहाँ पे? अबव सीएमसी एंड अबव क्या? क्राफ्ट टेम्परेचर, तब होता है जी। ऐसा होता है और मिसाइल बनना स्टार्ट हो जाता है। इसको आयोनिक मिसाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? आयोनिक मिसाइल। मिसाइल पार्ट है, आयोनिक मिसाइल बन जाता है जी। ठीक है, अगर मैं ध्यान से देखूं, अगर मेरे को ये मॉलिक्यूल नजर आ रहा है तो इसका जो बाहर वाला पोर्शन है ये आयनिक मिसाइल है। आयनिक मिसाइल जो मैंने देखा उसके हिसाब से आपको पता ना जी, ये सारे नेगेटिव पोर्शन है, CO माइनस वाले, हेड नेगेटिव है सर, इस तरह से ये नेगेटिव पोर्शन हैं जी। ये पास आगे आर आर पार्ट पास आके एक क्लस्टर बन गया। मिसाइल बेसिकली किसको बोलते हैं? क्लस्टरिंग टुगेदर को। इट इज अ क्लस्टर। आयनिक मिसाइल इज नथिंग बट व्हाट? क्या? क्लस्टर, गुच्छा, क्लस्टर ऑफ सोप मॉलिक्यूल्स, इसी को बोल दिया जी क्या? आयनिक मिसाइल। पहली बात तो आपने नोटिस किया कौन से सॉल्यूशंस, सॉरी कौन से डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स एसोसिएट क्लॉइड्स बना सकते हैं, जिनके अंदर हमने भी कहा था एक होता है लायोफिलिक, एक होता है लायोफोबिक, इसमें दोनों पार्ट्स हैं। ऐसे डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स जिनमें लायोफिलिक एंड लायोफोबिक पोर्शंस हों। देखो जी, मैंने जब हाइड्रो बोला, हाइड्रो भी तो लायो है। लायो किसका नाम था? डिस्पर्जन मीडियम यानी सॉल्वेंट। तो फिर हाइड्रो पानी, जब पानी डिस्पर्जन मीडियम होता है तो वो लायो ही तो होता है, जिसको मैं हाइड्रोफिलिक बोल रहा हूं इसको मैं लायोफिलिक भी तो बोल सकता हूं। यस, क्योंकि व्हाट इज लायो? लायो इज नथिंग बट सॉल्वेंट। इस केस में सॉल्वेंट कौन होगा? वाटर। तो तुमने लायो के लिए हाइड्रो वर्ड यूज कर लिया, बट लायोफिलिक बोलना इज सेम एज हाइड्रोफिलिक बोलना, लायोफोबिक बोलना इज सेम एज हाइड्रोफोबिक बोलना। तो एसोसिएटेड क्लोराइड्स बनाने स्पेशल तरह के डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स होने चाहिए जिसके अंदर दोनों तरह का पोर्शन होता है, लायोफिलिक भी एंड लायोफोबिक भी। ये बात समझ आई? और वो आयनिक मिसाइल्स इस तरह से बन जाती हैं। ठीक है जी, चलो मिसाइल्स बन गई, सब कुछ ठीक है। ऐसे ही, ऑलमोस्ट ऐसे ही डिटर्जेंट्स करते हैं जी। Similar is the case for detergents, like similar micelle formation is achieved, beta sign कर लो please, irritation हो रही है, is achieved by detergents। ठीक है जी, similar micelle formation is achieved by क्या? detergents। डिटर्जेंट्स और सोप्स में क्या फर्क है वो देखने की कोशिश करते हैं जी। ये हमारे सोप्स थे, डिटर्जेंट्स। डिटर्जेंट्स, व्हाट आर डिटर्जेंट्स? डिटर्जेंट्स आर आइदर सॉल्ट्स ऑफ सल्फोनिक एसिड्स, अगर आपको याद हो सल्फोनिक एसिड सॉल्ट्स होते हैं, या अमोनियल सॉरी अमीन बेस के सॉल्ट्स होते हैं। ठीक है जी, या क्या होते हैं? सल्फोनिक एसिड के सॉल्ट्स, या क्या होते हैं? अमीन्स एज बेस के कॉन्जुगेट सॉल्ट्स। दोनों में से कोई एक। डिटर्जेंट्स क्या होते हैं जी? दे कुड बी
आर एस ओ 4 माइनस Na प्लस। ठीक है, लिखो जी क्या, RSO4 माइनस Na प्लस, ऐसे हो सकते हैं जी। या फिर हो सकते हैं जी RNH4 प्लस Cl माइनस, इस तरह के होते हैं। सोप्स जो होते हैं वो कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट्स होते हैं जी। सोप्स में अगर आप ध्यान से देखो, ये सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन क्या था, कार्बोक्सिलिक एसिड, सोप। ये कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट नहीं है, सल्फोनिक एसिड सॉल्ट्स हैं, सल्फोनेट्स हैं, या अमोनियम बेस के कॉन्जुगेट सॉल्ट्स हैं जी। आर इनमें भी क्या होगा, लॉन्ग चेन। आर अगर लॉन्ग चेन होगा तभी ऐसे क्लस्टरिंग हो पाएगी, अदरवाइज नहीं। बट आप मेरी बात समझना जरा, अगर आप समझ आ चुके हो जी। ये जो ये मिसल बन रहा है, ये नेगेटिव मिसल है कि पॉजिटिव मिसल है, नेगेटिव। जो मिसल के आसपास चार्ज बाहर की तरफ आ रहा है वही चार्ज उस मिसल का कहलाएगा। ये कैसी मिसल बनेगी, नेगेटिव। ये कैसी मिसल बनेगी, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। कौन सी, ये कौन सी मिसल बनेगी, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। कौन सी, सब कुछ तो सिखा दिया यार, इतना तो आसान है। आपने मेटल वाला पार्ट छोड़ के जो बचेगा मॉलिक्यूल, उसका चार्ज देखना है। इसमें कौन सी मिसल बनेगी, नेगेटिव। इसमें सील हटा दो, क्या बनेगा, पॉजिटिव। आपको हिंट ये दिया नहीं था। आफ्टर क्या, आयोनाइजेशन, जिसमें आर पार्ट बचेगा वही क्या बनेगा, मिसल। अब ऊपर वाले में, इसमें बनेगी क्या, नेगेटिव मिसल। ठीक है, इसमें क्या बनेगी, पॉजिटिव मिसल। तो मिसेल भी अलग अलग चार्ज की हो सकती है ना, डिपेंडिंग ऑन किस तरह का क्या है, डिटर्जेंट है। ये समझ आई बात सचित, मैंने क्या बोली। ठीक है जी, या बनेगी नेगेटिव मिसल या बनेगी पॉजिटिव मिसल, डिपेंडिंग अपॉन किस तरह का हमारा डिटर्जेंट था जी। अब इसका एक एग्जांपल देते हैं, चलो। इसका बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो एनसीईआरटी ने दिया हुआ है, सोडियम लॉरेल सल्फेट। इसका एग्जांपल है जी, इसका CH3 CH2 11 टाइम्स SO4 माइनस Na प्लस, और इसका नाम है ठीक है जी, सोडियम लॉरेल सल्फेट। ये एक इंपॉर्टेंट डिटर्जेंट है। ठीक है जी, ये है जी डिटर्जेंट, सोडियम सॉल्ट ऑफ क्या है, सल्फोनिक एसिड्स। मैकेनिज्म बिल्कुल सेम है, बस कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट की जगह क्या आ गया, सल्फोनिक एसिड सॉल्ट। इसमें भी मैकेनिज्म बिल्कुल सेम होगा, वही टेल पार्ट आके क्लस्टर टुगेदर करेगा अबव CMC एंड अबव KT। व्हाट इज KT, क्राफ्ट टेम्परेचर। चलो सर, इस तरह से मिसेल बनती है। मिसेल में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं वो समझ आ गया। 100 तक आयंस आके जुड़ते हैं और क्लस्टरिंग टुगेदर करते हैं जी, ऐसा होता है मिसेल फॉर्मेशन। नाउ जब ये मिसेल बन जाता है, ठीक है, तब क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप वो भी बताया हुआ है मैंने कैसे होता है। अब ध्यान से देखो, ये जो आर पार्ट था ये नॉन पोलर पार्ट मानते हैं इसको, तो ये ऑयली पोर्शन को अपने अंदर अटका लेता है। ये जो गुच्छा है, इस गुच्छे की जो ये टेल्स हैं, इन टेल्स के अंदर डस्ट पार्टिकल्स आके क्या हो जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं। और बाहर वाला पार्ट आयनिक पार्ट है, वो पानी से अभी भी अट्रैक्टेड है, अभी भी क्या है जी, वाटर से अट्रैक्टेड। जैसे हम करते हैं ना जी, हैंड वॉश करने हैं तो हाथ पे साबुन लगाओ, और आपको पता है थोड़ी सी अच्छी तरह लगानी पड़ती है तभी झाग बनती है। अब समझ आ गया CMC वंडा। अगर आप पानी में हाथ वॉश करते हो, आप साबुन लेकर टच करके रख दो, साफ हो जाएगा। अच्छी तरह से साबुन अप्लाई करनी पड़ती है, एक मिनिमम अमाउंट में लगानी पड़ती है। कई लोग उससे भी ज्यादा लगाते हैं, उनकी मर्जी। बट नॉर्मली एक लेवल से कम अगर साबुन लगाओगे, फिर प्रॉपर फोम बनती नहीं। प्रॉपर फोम नहीं बनेगी, वो फोम मिसल बनने के बाद ही बन रही है। वो फोम बनेगी नहीं तो मिट्टी या जो भी आपके हाथ पे गंदगी चिपकी हुई है वो साफ नहीं हो पाएगी। तो मिसेल बनना जरूरी है, मिसेल के अंदर जाके डर्ट पार्टिकल्स का अटकना जरूरी है। मिसेल बनने के लिए CMC से ऊपर कंसंट्रेशन होना जरूरी है, इसलिए साबुन को एक कुछ पर्टिकुलर क्वांटिटी में लगाना पड़ता है। समझ गए जी बात। तो फिर क्लेंजिंग एक्शन कैसे होता है, क्लेंजर वो भी लिख लेंगे। नहीं चलो यहीं पे लिखते हैं, नीचे नीचे बना के नोट बना के लिख लेते हैं। एक नोट बना के लिख लेते हैं जी, क्लेंजिंग एक्शन कैसे होता है। बेसिकली क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप्स, क्लेंजिंग एक्शन सोप्स एंड डिटर्जेंट्स का।
क्लेंजिंग एक्शन में कुछ नहीं होता सर, जो मिसेल्स फॉर्म्ड होती हैं, ठीक है जी, मिसेल फॉर्म्ड ट्रैप oily dirt particles as they are of non-polar origin, so get trapped into tail part of missiles, like attracts like, पता है ना जी, जैसा है उसको अट्रैक्ट करेगा। आर पार्ट भी नॉन पोलर था, जो ऑयली पोर्शन है वो भी नॉन पोलर होता है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, वहां अटक जाता है टेल पार्ट में, बस कुछ नहीं। ऑन रिंसिंग विद वाटर, ठीक है जी, आयनिक पार्ट of missile gets attracted to water, so gets washed away along with dirt, हो गया साफ, gets washed away along with dirt particles, along with dirt। मतलब ये जो चीज बनी, इसमें मिट्टी के लिए ट्रैप है, मिट्टी आई अटक गई, और ये पूरी चीज मिट्टी को ट्रैप करने के बाद पानी के साथ निकल गई। पानी आया, आयनिक पोर्शन को खींच के ले गया, आयनिक के पीछे, उसकी हेड के पीछे उसकी टेल गई, टेल के साथ चिपक के मिट्टी निकल गई, क्लेंजिंग एक्शन हो गया। इसको बोलते हैं जी क्या? क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। दैट्स इट। तो ये हमारे एसोसिएटेड क्लोराइड्स का एक एक्स्ट्रा स्लाइड हो गया जी, जिसमें हमने मिसेल फॉर्मेशन और क्लेंजिंग एक्शन की बात कर ली जी। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट बस। और मिसेल बनने के लिए ऐसा डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल होना चाहिए जिसमें लायोफिलिक लायोफोबिक दोनों पार्ट्स प्रेजेंट हो जी। दैट इज इट। चलो जी आगे चलते हैं जी। अब हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ क्लोराइड्स होगी जी कंप्लीट। 3 तरह क्लासिफिकेशन करी, पहली फिजिकल स्टेट, दूसरी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, और तीसरी बेस्ड ऑन टाइप ऑफ डीबी पार्टिकल्स। ठीक है जी, क्लासिफिकेशन कंप्लीट। अब हम आते हैं जी प्रेपरेशन ऑफ क्लोराइड्स के ऊपर। प्रेपरेशन ऑफ क्लोराइड्स में हमने कहा था जो तो लायोफिलिक क्लोराइड्स होते हैं उनको बनाना तो कोई मुश्किल है ही नहीं, मिनटों में बन जाती हैं जी। क्यों जी? क्योंकि उनकी जस्ट मिक्सिंग करो, उनकी अट्रैक्शन इतनी अच्छी खासी आराम से मिक्स हो जाते हैं। ठीक है जी, लेकिन किसको बनाने में थोड़ा स्पेशल मेथड यूज करने पड़ते हैं? लायोफोबिक। वही स्पेशल मेथड की तरफ आते हैं भी, ऐसे क्या स्पेशल मेथड है जिसको यूज करके हम लायोफोबिक क्लोराइड्स बना सकते हैं जी। लो जी नेक्स्ट आते हैं जी क्या? प्रेपरेशन ऑफ क्या? क्लोराइड्स पे बात करना चाहते हैं, प्रिपरेशन ऑफ क्लोराइड्स की जी। ठीक है जी, प्रिपरेशन ऑफ क्लोराइड्स, व्हेन आई से प्रिपरेशन ऑफ क्लोराइड्स माय मेन फोकस इज डेफिनेटली ऑन लायोफोबिक क्लोराइड्स। ये जो प्रिपरेशन मेथड्स हैं ये मेनली फॉर क्या है जी? फॉर लायोफोबिक क्लोराइड्स। इनमें सबसे पहले हैं केमिकल मेथड्स। कुछ नहीं जी, कुछ 3-4 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस बता देंगे। हर रिएक्शन से जो प्रोडक्ट बनेगा वो कोई ना कोई कोलॉइडल सॉल्यूशन होगा, बस क्योंकि वो केमिकल रिएक्शन से कोलॉइडल सॉल्यूशन बन रहा है तो उसका नाम रखेंगे केमिकल मेथड। दैट्स इट। तो जैसे सबसे पहला इसका एग्जांपल है, अभी देखो जी, इसके एग्जांपल से सीधे समझ आएगा जी। एग्जांपल्स केमिकल मेथड कुछ नहीं है, केमिकल रिएक्शंस हैं। केमिकल रिएक्शंस में जो प्रोडक्ट बनेगा वो ऑटोमेटिकली कोलॉइडल रेंज ऑफ पार्टिकल्स में आ जाएगा, कोलॉइड बन जाएंगे, हम उसको केमिकल मेथड बोलेंगे। जैसे अगर मैं करूं AS2O3 ले लूं, पहला AS2O3, उसको रिएक्ट कराऊं H2S के साथ। ठीक है, इसे रिएक्ट करा दूं H2S के साथ, बन जाता है AS2S3 और साथ में बनता है H2। ठीक है जी, AS2O3 को रिएक्ट कराया H2S के साथ, बैलेंस करना इस रिएक्शन को इजी है, कोई मुश्किल नहीं है जी। मुझे यहाँ पे सल्फर 3 चाहिए तो यहाँ पे क्या चाहिए जी? 3H2S। ठीक है जी, और 3 वाटर। अभी बैलेंस हो गया जी, रिएक्शन बैलेंस है।
आप मुझे बता सकते हो ये रिएक्शन किस कैटेगरी का है, ऑक्सीडेशन का है, रिडक्शन का है? देखो जी, अगर मैं फोकस करूं, पहले मुझे एक बात बताओ सर, प्रोडक्ट क्या बना, प्रोडक्ट बताओ जी क्या बना, आर्सेनिक सल्फाइड एंड वाटर। अब वाटर को तो नहीं क्लोराइड बोलना, ये भी सीखो ना, प्रोडक्ट से क्लोराइड क्या है, बन तो गया, प्रोडक्ट्स में तो बहुत कुछ बन रहा है जी। तो सर बिना टेंशन के ये है जी क्या, क्लोराइड। पानी थोड़ी क्लोराइड होएगा, पानी के अलावा जो चीज बनेगी वो क्या होएगा, क्लोराइड। ये पानी के अंदर इस रेंज में साइज ऑफ पार्टिकल बनाता है कि वो जो सोल्यूशन बनता है वो होता ही क्या है, क्लोराइडल सोल्यूशन। आर्सेनिक सल्फाइड का क्लोराइडल सोल्यूशन। अब देखो जी, ना मैंने आर्सेनिक की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज करी, ना मैंने सल्फर की, एक्चुअल में ये रिडॉक्स रिएक्शन है ही नहीं जी, कोई रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। फिर अगर हम अपने नॉर्मल 9/10 के टाइप ऑफ रिएक्शन के हिसाब से चलें तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट है। क्या है ये, डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है जी, डबल डिस्प्लेसमेंट बोल दो, डबल डीकंपोजिशन बोल दो, जो मर्जी बोल दो। ठीक है जी, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, डबल डिस्प्लेसमेंट या डबल डीकंपोजिशन। इस रिएक्शन का नाम यही है जी, डबल डीकंपोजिशन या डबल डिस्प्लेसमेंट। एक कंपाउंड से दूसरा कंपाउंड बनना, क्या सर, एक कंपाउंड से दूसरा कंपाउंड बनना। तो ये पहला एग्जांपल हो गया जी। सेकंड एग्जांपल पे आता हूँ, लेट्स टॉक ऑफ सेकंड एग्जांपल। जिसको मैं बॉक्स में डाल रहा हूँ वही मेरा क्लोराइड है, बेसिकली यहाँ पे ये क्लोराइड बनेगा, आर्सेनिक सल्फाइड का क्लोराइड। आपको जब मैंने लास्ट क्लास में लायोफोबिक क्लोराइड्स के एग्जांपल दिए थे, कहा था ना मेटल, मेटल हाइड्रोक्साइड्स, मेटल सल्फाइड्स, मेटल सल्फाइड, आर्सेनिक सल्फाइड, कौन सा क्लोराइड है, लायोफोबिक बन गया सर। सेकंड ऐसे से एक एग्जांपल और लेते हैं जी। अगर हम ले लें कंपाउंड, लेट्स से H2SC ले लें, चलो प्लस ले लें SO2, H2S ले और साथ में क्या ले लें, SO2, और इससे बन जाएगा सल्फर क्लोराइड, सल्फर प्लस वाटर बन जाएगा। बैलेंस करना जी जरा, H2S प्लस SO2, ठीक है जी, बन जाएगा क्लोराइड ऑफ सल्फर। बन गया जी। बैलेंसिंग क्या होगी बताओ, 2H2S प्लस SO2 gives what, 3 सल्फर प्लस 2H2। सही है जी, बैलेंस है। अब ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है सर, अब तो सर यहाँ -2 से यहाँ क्या जा रहा है, 0, सर यहाँ +4 से क्या जा रहा है, 0। टेक्निकली सल्फर दोनों से आ रहा है। अच्छा एक बात तो क्लियर है, पानी तो क्लोराइड होने से रहा, तो क्लोराइड किसका बन रहा है यहाँ पे, सल्फर का। तो यहाँ जो क्लोराइड बन रहा है ये बन रहा है जी, सल्फर क्लोराइड बन रहा है, डेफिनेटली सल्फर क्लोराइड बन रहा है। ठीक है, सल्फर क्लोराइड बन रहा है, वो भी आपका पक्का लायोफोबिक क्लोराइड होगा। अब सर इंपॉर्टेंट बात, अब सल्फर सल्फर दोनों से यहाँ आ रहा है, तो जस्ट मैं अगर बैलेंसिंग के अकॉर्डिंग चलूं तो ज्यादा सल्फर यहाँ से आ रहा है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ जी, यहाँ SO2 की जगह कुछ और भी यूज कर सकते हैं आप, H2S पे फोकस करो। H2S का जो सल्फर था वो -2 से 0 में जा रहा है। ये बताओ जी, ये क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है कि रिडक्शन हो रही है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ H2S है ये। क्या है जी, ऑक्सीडेशन ऑफ H2S। तो यहाँ पे SO2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है, किस काम कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मैं SO2 की जगह कोई और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी यूज कर सकता हूं। मैंने उल्टा भी तो बोल सकता था, सर आप SO2 को रिड्यूस होता बोल दो, पर उसमें सल्फर कम आया था, ज्यादा सल्फर यहां से आया था। मैंने कहा मेजॉरिटी सल्फर यहां से आ रहा है, इसके ऊपर फोकस करो, इसका क्या हो रहा है, इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं ऑक्सीडेशन से क्लोराइड बनाना। किससे क्लोराइड बनाना, ऑक्सीडेशन से। देखो जी, ऑक्सीडेशन कभी कल्ली नहीं होएगी, साथ में कोई रिड्यूस भी होगा, बट जिसका क्लोराइड बन रहा है उसकी मेजॉरिटी जहां से आ रही है वो ऑक्सीडाइज होकर आ रही है ना, तो हमने बोल दिया ये ऑक्सीडेशन मेथड है। कौन सा मेथड है, ऑक्सीडेशन मेथड। फिर कोई रिडक्शन भी होता होगा, है वो भी देख लेते हैं जी। थर्ड एग्जांपल पे आते हैं, तीसरा एग्जांपल। हमने एक कंपाउंड लिया AuCl3, कंपाउंड लिया जी क्या, AuCl3, गोल्ड क्लोराइड ले लिया, इसको रिएक्ट कराया HCHO प्लस वाटर से। किसे रिएक्ट कराया, HCHO प्लस वाटर से। रिएक्ट होके क्या बना सर, सर रिएक्ट होके बन गया गोल्ड। ठीक है जी। अच्छा आप चेक करके बताओ जी, गोल्ड की कौन सी स्टेट से कौन सी स्टेट में आ गया गोल्ड, बिल्कुल सही। ठीक है जी, गोल्ड यहाँ +3 स्टेट में था, 0 में आ रहा है, गोल्ड रिड्यूस हो रहा है। तो इसको कोई रिड्यूस कर रहा है तो खुद क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडाइज, मतलब इसको रिड्यूस करने वाला रिड्यूसिंग एजेंट होगा और वो खुद क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडाइज। ओके सर, ओके सर।
अब सर ये जो HCHO है एल्डिहाइड है, ऑर्गेनिक आती है हमें, एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर एसिड्स बनते हैं, तो HCHO को क्या बनेगा, HCOOH, ठीक है जी, फॉर्मिक एसिड बनेगा सर, बढ़िया। और साथ में Cl को बैलेंस करने के लिए HCl बनेगा, थोड़ा सा क्या बन जाएगा, HCl। बैलेंसिंग मैं बता देता हूं जी, 2AuCl3, ठीक है जी, प्लस 3HCHO प्लस 3 वाटर गिव्स 2Au, ठीक है जी, प्लस यहाँ पे HCl कितने आएंगे, 6HCl, अब बाकी बैलेंस कर लो जी, 3HCOOH, ठीक है जी, ये बन जाएगा जी, ये हमारा बैलेंस रिएक्शन है। तो मैं इसको अगर ध्यान से देखूं, इसमें कोलॉइड पानी का, सॉरी HCl का तो कोलॉइड बनने से रहा ना, इसका बनेगा, ये तो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ये तो टूट के आयंस में टूटेंगे। कोलॉइड किसका बनेगा, गोल्ड का। अब ये जो गोल्ड का कोलॉइड बन रहा है, ये बाय रिडक्शन बन रहा है कि बाय ऑक्सीडेशन, बाय रिडक्शन, दिस इज रिडक्शन मेथड। कौन सा मेथड है जी, रिडक्शन मेथड, इसको बोल दिया जी रिडक्शन मेथड। केमिकल रिएक्शन में अगर ऑक्सीडेशन करके कोलॉइड बनाया, ऑक्सीडेशन मेथड, रिडक्शन करके कोलॉइड बनाया तो रिडक्शन मेथड। लो जी एक एग्जांपल और देते हैं जी, चौथा, फोर्थ पे आते हैं जी। फोर्थ मेथड पे आते हैं, चौथा मेथड है जी, लेट अस से हम लेते हैं FeCl3, उसको रिएक्ट कराते हैं वाटर से और बनता है FeOH थ्राइस और साथ में HCl। पहले बैलेंस करो, बैलेंस करो जी, ठीक है जी, FeCl3 प्लस H2O गिव्स FeOH थ्राइस प्लस HCl, इजी है, 3H2 लेके यहाँ 3HCl बन जाएंगे, ठीक है जी। बेसिकली अगर आपने नोटिस देखा हुआ क्या है, पानी कैसे टूटता है बताओ, H और OH, तीनों Cl हट के क्या लग गए, तीनों OH, तीन OH के लिए 3 पानी ले ली, 3 H पीछे बचे, 3 Cl आए, क्या बन गया, 3 HCl, इजी है, रिएक्शन हो गया। कौन सा रिएक्शन है, क्या नाम दे, नाम ही देना है, रिएक्शन तो हो गया सर। अच्छा करो पहले, हाँ बताओ, हाइड्रोलाइसिस किए, कराए पे डाला पानी, आ गया जी फाइनली। रिएक्शन विद वाटर इज कॉल्ड एज व्हाट, हाइड्रोलाइसिस। ना तो देखो जी यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज तो नहीं हो रही, ना ना, रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है ये रिएक्शन विद वाटर है, मैंने आपको हिंट नहीं दिया, रिएक्शन विद वाटर इन विच वाटर ब्रेक्स डाउन, हाइड्रोलाइसिस। पानी टूटा, अपना OH दे दिया, OH वहां लगा, Cl बाहर आ गया, ये तो काइंड ऑफ आपका SN रिएक्शन हो गया जी। और रिएक्शन विद वाटर जिसमें SN हो जाए वो तो क्या आता था, हाइड्रोलाइसिस। तो इस मेथड का नाम है जी क्या, हाइड्रोलाइसिस मेथड, दिस इज हाइड्रोलाइसिस। अब इसमें कोलॉइड बना FeOH थ्राइस का, देखो जी, मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल सल्फाइड या कभी कभी नॉन मेटल्स, ये सारे कोलॉइड्स हमारे लायोफोबिक कोलॉइड्स थे जी। लो जी बन गई बात कि हमारी पहली टेक्निक होगी जी लायोफोबिक कोलॉइड्स बनाने की। कुछ पर्टिकुलर रिएक्शन से कोलॉइड्स बनते हैं, 4 इंपॉर्टेंट एग्जांपल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जरूरी है, डबल डिकम्पोजिशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड हाइड्रोलाइसिस। ठीक है सर, आगे आते हैं, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट मेथड पे आते हैं, सेकंड मेथड। ठीक है, सेकंड मेथड आसान है जी, सेकंड मेथड का नाम है इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन। क्या नाम है, इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन, ऑल्सो कॉल्ड एज ब्रेडिग्स आर्क मेथड। क्या बोलते हैं इसको, ब्रेडिग्स आर्क मेथड। ये इसका सेटअप है जी, ठीक है, सेटअप देख लो जी, ये सेटअप है, मैं समझा देता हूँ क्या हो रहा है इसके अंदर। ये है जी ब्रेडिग्स आर्क मेथड। पहले मैं ओरली समझाता हूँ, बिल्कुल देखना डायग्राम में हुआ क्या जी, सुनो जरा जी, पहले सुन लो। कोलॉइडल पार्टिकल्स का साइज जल्दी बताओ क्या होता है, 1 to 1000 नैनोमीटर। आज हम जब से क्लास शुरू हुई है इस चीज पे फोकस कर रहे हैं कि नॉर्मली मॉलिक्यूल का साइज इस रेंज से छोटा होता है, कभी कभी इस रेंज में होता भी है मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स में। चलो मॉलिक्यूल को छोड़ो, एक पार्टिकल एक मॉलिक्यूल रखे ये तो जरूरी नहीं ना, एक पार्टिकल में बड़े सारे मॉलिक्यूल्स के ग्रुप भी होता है, तभी मल्टी मॉलिक्यूलर और एसोसिएटेड कोलॉइड्स बनते हैं। चलो कोलॉइड्स को भी छोड़ो, जब नॉर्मली हमें कोई भी, मान लो ये मेरे को दिख रहा है, ये पार्टिकल ही है, पूरा ऑब्जेक्ट है, और इसमें एक मॉलिक्यूल है कि लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल्स हैं, लाखों करोड़ तो बहुत छोटा वर्ड है, मिलियन बिलियन ट्रिलियन पता नहीं कितना मिलियन, ठीक है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, तो ये बड़ा पार्टिकल है जो मुझे दिख रहा है। अगर ऐसे बड़े पार्टिकल को मुझे 1 से 1000 नैनोमीटर की रेंज में लेके जाना है, तो मुझे इसको तोड़ना है कि जोड़ना है, तोड़ना है,
डिसइंटीग्रेट करना है। क्या करना है? डिसइंटीग्रेट। अगर पार्टिकल का साइज पहले से ही क्या है? बहुत बड़ा है, और उसको हमने क्या करना है? डिसइंटीग्रेट। और उसको अगर हम करंट की हेल्प से कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन। उसका एक एग्जांपल है क्या? ब्रैडिग्स आर्क मेथड। जैसे पिक्चरों में दिखाते हैं, रियलिटी में ना आपने देखा है ना मैंने देखा है, सिर्फ मूवीज में देखा है। पागल खाने में क्या करते हैं जी? करंट के झटके मारते हैं जी। करंट के क्या मारते हैं जी? झटके, इलेक्ट्रिकल शॉक्स देते हैं। करंट पास करना और करंट के झटके देना किसी को, उसमें क्या फर्क होता है? झटका डीसी होता है, फिर एसएसपी कौन होता है? नहीं, मजाक मजाक कर रहा हूँ, चलो ठीक है, वेरी राइट, डीसी एसी भी आ गए जी, फिजिक्स में चले गए सर, बिल्कुल। और बताओ जी, और क्या कॉमन बात है? जो नॉर्मली हमारी वायर्स में करंट जा रहा है, या नॉर्मली जो वोल्टेज इन वायर्स में होती है, कितनी होती है? तो वो 220 वोल्ट का झटका तो नहीं देते, उससे भी ज्यादा। तो पिक्चरों में कहते हैं 440 वोल्ट है। झटका कंटिन्यूस करंट पास करना नहीं होता। हाई वोल्टेज करंट पास किया, बंद किया, पास, ऑन ऑफ, ऑन ऑफ, ऑन ऑफ, ऑन ऑफ, वो झटका होता है जी। वही इसमें करते हैं जी। जब हाई वोल्टेज पे करंट को फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए पास करके बंद कर देते हैं, तो उसको टेक्निकली बोलते हैं स्ट्रकिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल आर्क। क्या बोलते हैं उसको? स्ट्रकिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल आर्क। हाई वोल्टेज करंट पास्ड फॉर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड इज कॉल्ड एज व्हाट? स्ट्रकिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल आर्क। वो करते हैं जी यहाँ पे। मान लो गोल्ड ले लिया, मान लो ये गोल्ड है, ठीक है जी। गोल्ड का इलेक्ट्रोड बना दिया, मेटल है तो करंट पास कर सकता है, गोल्ड का इलेक्ट्रोड बना दिया, और फिर लेट अस से हमने इसके अंदर बहुत हाई वोल्टेज पे करंट पास करके इसको बंद कर दिया। अब हाई वोल्टेज पे जब करंट पास किया, करंट भी तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, तो इसको एकदम से एनर्जी दी बहुत ज्यादा। तो एकदम से जब बहुत ज्यादा एनर्जी दी, इसके कुछ पार्टिकल्स वेपोराइज हो गए। कुछ पार्टिकल्स क्या हो गए? वेपोराइज। वेपर्स मतलब छोटे पार्टिकल्स, सॉलिड में सारे पार्टिकल टाइटली क्लोजली पैक्ड, हल्का सा पार्ट जो वेपर बना, यानी वो टूट टूट के छोटा बन गया, तभी अलग अलग हो गए मॉलिक्यूल्स, तभी दूर दूर हो गए, तभी वेपर्स बने। नीचे पानी रखा हुआ था जिसमें पास कर रहा है पानी, तो वेपर्स गए पानी में, और थोड़े छोटे तो हो ही गए थे, और पानी को एन ठंडा कर दिया, चिल्ड वाटर, ठंडा ठंडा कूल कूल, उसमें जाके एकदम से जम गए, वेपर जाते ही जम गए, क्लोराइड बन गया। This is called as Bradig's arc. अब समझ गए नाम क्यों आया arc? Because we are going to struck an electrical arc. That means we are going to pass current for fraction of second, but at very high voltage. जितनी वोल्टेज ज्यादा उतनी एनर्जी ज्यादा, उस एनर्जी से उसको वेपर्स बनाया, लेकिन नीचे वाले पानी को पहले से ठंडा तैयार रखा है, अभी तो और जम, बस फिर वो जो बनेगा क्लोराइड बन जाएगा। एग्जाम्पल देखो, डायग्राम देखो, इलेक्ट्रोड्स लिए, नीचे डिस्पर्जन मीडियम जैसे कि पानी, ये पानी, ठीक है, पानी के नीचे क्या है? आइस बाथ, समझ गए? पानी को क्या रखा हुआ है? ठंडा करके। हाई वोल्टेज पे इलेक्ट्रोड्स के अंदर करंट पास किया, और यहां से हल्के हल्के वेपर्स बनने शुरू हुए, और पानी में जाके क्या हो गए? जम गए। जम के क्या बन गया? क्लोराइडल सॉल्यूशन। दिस मेथड इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन, या नाम रखते हैं ब्रैडिग्स आर्क मेथड। तो हल्का सा रफ सा डायग्राम बना लो जी। क्या है? क्या है? कुछ नहीं है जी, इसमें है क्या जी? लेट्स से मेटल इलेक्ट्रोड्स are connected to high voltage source and electrical arc is struck, and electrical arc is struck. Again I repeat, metal electrodes are connected to high voltage source and electrical arc is struck. Some metal particles vaporize and get, let's say, and get cooled to form colloidal solution when placed in ice cold dispersion medium. When placed in ice cold dispersion medium, आइस कोल्ड डिस्पर्जन मीडियम में रखा हुआ था, एकदम से वेपर्स आए, जमे, और वहीं पे क्लोराइडल सॉल्यूशन बन गया। एग्जांपल इसका गोल्ड का बनाते हैं ऐसे,
ठीक है जी, मेटल इलेक्ट्रोड्स लाइक गोल्ड। मेटल इलेक्ट्रोड्स लाइक गोल्ड को लेके एकदम से उसमें हाई वोल्टेज पे करंट पास करके उनको वेपोराइज करके ठंडा करके कोलॉइडल सॉल्यूशन बना देना, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, ब्रैडिग्स आर्क मेथड। चलो बेटा यहाँ रुकते हैं आज की क्लास के लिए।